नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और इस वक्त आपको बता दूं जो 50 दिन का एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम ट्रंप ने पुतिन को दिया था, वो 50 दिन का अल्टीमेटम अब उल्टा अमेरिका और नाटो पर भारी पड़ने जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुतिन ने या कहें रशिया ने अपने ब्रह्मास्त्र को इस तरीके से पेश किया है, परमाणु ब्रह्मास्त्र। यहाँ पे मेरा जो ब्रह्मास्त्र का कहने का मतलब है वो ये है कि जो आखिरी बाजी है पुतिन की तरफ से वो परमाणु या एटम बॉम्ब्स हैं, उसको लेकर कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं कि जिससे ट्रंप का जो है ना पसीना छूटना शुरू हो गया है। पसीना इसलिए छूटना शुरू हो गया है क्योंकि जो पुतिन के ऑफिस के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बोला है कि 50 दिन का आप लोग जो ड्रामा कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड में जो एक हवा इकट्ठा कर रहे हो कि हम रशिया को और पुतिन को सिर्फ 50 दिन का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद अगर यूक्रेन युद्ध नहीं रुकेगा तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये कई लेवल पर बदलती चली जा रही हैं। इसको पहले आप शुरू के 2-3 पॉइंट्स में ये समझ लीजिए कि आखिर ये खिचड़ी क्या पक रही है और किस तरीके से ये जो युद्ध है वो खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसको सब लोग बोल रहे हैं कि शायद वो डूम्सडे क्लॉक जो टिक 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 कर रही थी वो कभी भी फट सकती है। लैवरोव ने एक हफ्ते पहले ही बोला था। लैवरोव आप जानते ही हो, रशिया के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लैवरोव। उन्होंने बोला था कि हमारी डूम्सडे क्लॉक जो है वो टिक 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 कर रही है। जिस दिन उसने टिक टिक करना बंद किया ऐसा धमाका होगा कि पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। अभी की जो 3 खेमेबाजी है उसको अच्छे से समझ लीजिए। ट्रंप को अच्छे से समझ में आ गया है कि जब तक यूक्रेन युद्ध चल रहा है उनके जो हथियार हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर नाटो और यूरोप की कंट्रीज़ खरीदेंगी। दूसरी तरफ उनको ये भी पता है कि अगर हम पुतिन के साथ एक लंबी जंग खींचते हैं तो उसमें अमेरिका को नुकसान हो सकता है। लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से लेके आए हैं कि वो चाहते हैं कि एक ही बार में वो रशिया को भी कंट्रोल कर लें, चीन को भी कर लें और ईरान पे भी कर लें। इसलिए उन्होंने क्या किया, खेमेबंदी कुछ इस तरीके से की है कि इजराइल को ठेका दे दिया है कि तुम ईरान से निपटो, जाके सीरिया से निपटो, गाज़ा में जाओ और लेबनान से निपटो। यानी कि 3-4 मोर्चे उन्होंने वहाँ लगा दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इजराइल ने दमिश्क में, यानी जो सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो हमले किए हैं वो माना जा रहा है कि जब से हमले स्टार्ट किए अब तक लगभग 250 से ज़्यादा स्ट्राइक कर चुकी हैं। ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो बम्बारमेंट हो रहा है सीरिया के अंदर, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि सीरिया में जो रशिया की एक बहुत मजबूत पकड़ हुआ करती थी वो बशर अल असद के जाने के बाद से छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन हल्के हल्के क्या हुआ कि पुतिन ने और रशिया के जो एजेंट्स हैं सीरिया के अंदर, उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। तो इसलिए अब क्या किया गया है कि इजराइल को लगाया गया है ये कह के कि साहब वहाँ पे जो 1-2 समुदाय हैं जो मुस्लिमी उसकी शाखा है उस पर अत्याचार हो रहा है, उसको बचाने के लिए इजराइल आया है। यानी कि इजराइल को ऐसे ठेकेदारी दे दी गई अमेरिका की तरफ से कि तुम ईरान को संभालो और सीरिया को संभालो, गाज़ा और लेबनान को देखो, बाकी हम इधर पुतिन से निपटते हैं। यानी कि इधर उनको घेर के रखो जो उनका साथ दे सकते हैं। उनको अच्छे तरीके से पता है कि ईरान अगर अच्छे से रशिया का साथ जैसे अभी तक दे रहा है और आगे भी देता रहेगा तो उसका घाटा जो है सबसे ज़्यादा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। वो उसने साबित कर दिया है जो अभी युद्ध हुए थे जून के महीने में। अब सवाल उठता है कि आखिर ये खेमेबंदी किस तरीके से हो रही है। खेमेबंदी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रंप हैं उन्होंने एक तरफ इजराइल को लगाया है, दूसरी तरफ उन्होंने खुद मोर्चा नाटो के संग संभाला है। उसमें भी उन्होंने 3 लोगों को खास तौर से चुना है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ये तीनों जो हैं वो कहते हैं ना धुर विरोधी हैं। किसके हैं? रशिया के। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि जो रशिया है अगर आज उसने यूक्रेन को जीत लिया तो कल जो है वो यूरोप का नंबर आएगा। और यूरोप में भी अब 2 जो देश हैं सबसे नंबर 1 और नंबर 2 पर, उनमें से कोई भी नंबर 1 नंबर 2 होगा रशिया के हिसाब से। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो फ्रांस अपने ऊपर समझ रहा है और दूसरा जो है वो जर्मनी तो इतना तरीके से बौखलाया हुआ है। उसने तो ये बोला है कि नाटो अगर ज़्यादा देर करेगा तो पुतिन से हम जो है जंग जीतने के हालात में नहीं रहेंगे और वो हमारे हथियारों को तबाह कर देंगे। अब आते हैं कि सवाल होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि आज उसने अपनी पूरी एक लिस्ट निकाली है रशिया की तरफ से कि वो किस तरीके से अपने जो ऑर्शनिक मिसाइल है, जो एटम बम की तरह नहीं है लेकिन उसका जो धमाका है, जो उसकी जो कहते हैं उसकी जो चोट है या जो उसके असर हैं वो एक परमाणु एटम बम की तरह हैं। तो ऑर्शनिक जो उसकी मिसाइल है वो लगभग 12,000 से 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक वो कहती है ना ब्लास्ट करती है। तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो एटम बॉम्ब की तरह होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये खेमेबंदी इस युद्ध में यहाँ तक कैसे पहुँची है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूक्रेन में $500 अरब की जो डील है वो अमेरिका पहले ही कर चुका है। ट्रंप ने डरा धमका के जेलेंस्की से करा ली है। अब आगे का सवाल उठता है कि ये जो खर्चे हो रहे हैं, जो एयर डिफेंस मांगा जा रहा है रशिया की यूक्रेन की तरफ से अमेरिका से कि आप अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दीजिए, वो कहाँ से आएगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया है, ट्रंप ने एक हवा क्रिएट किया नाटो के बीच में। और जो हेग के अंदर जो एक मीटिंग हुई, एक बहुत बड़ी नाटो की समिट हुआ 24 और 25 जून को, उसमें यह तय हुआ कि हम लोग जो अपना 5%
जीडीपी है उसका 5% जो पैसा इकट्ठा करेंगे और उससे हम हथियार खरीदेंगे। हथियार की जितनी भी बढ़िया और अच्छी कंपनीज हैं या बड़े बड़े जो उनके कहते हैं ना वेपन्स हाउस हैं, वो सब अमेरिका के हैं या अमेरिकन कंपनियों के हैं या अमेरिकी लोगों के हैं। तो ट्रंप को इस युद्ध के अंदर एक बहुत बड़ा व्यापार नजर आ रहा है। युद्ध में व्यापार जो ढूंढ रहे हैं ट्रंप, उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि एक तरीके से हम अगर चाहें तो अगर इस समय पूरी दुनिया में खासतौर से यूरोप में एक एंटी रशिया का माहौल बना हुआ है और पुतिन को लेकर वो किसी उसको कहते हैं ना हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रशिया ने 3.5 साल से ज़्यादा यानी कि 41 महीने से ज़्यादा के युद्ध में जो उसने असर दिखाया है यूक्रेन के अंदर, उसका असर जमीन पर और मैप पर साफ दिखाई दे रहा है। नंबर एक बात कि सिर्फ जून महीने में के जो 30 दिन है, उन्हीं 30 दिन के अंदर 556 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रशिया कब्जा कर चुका है। और ये वही वक्त था जून का महीने का जब ईरान में और इजराइल में भयंकर युद्ध चल रहा था 13 जून से लेके, और ये 23 जून तक चला था। 24 जून को जो था वो सीजफायर हुआ था। ये जो 12 दिन का युद्ध हुआ, इसी में सबसे बड़ा खेल पुतिन ने किया। तो ये जो सारे आंकड़े अब आ रहे हैं पेंटागन के पास, और जिस तरीके से वहाँ का जो डिफेंस इंटेलिजेंस कहते हैं ना एजेंसी है DIA, जो पेंटागन के अंदर बैठती है, उसने सीधा बोला है कि सर आप किस मुगलते में हैं, कहाँ पर हो, कौन सी कहते हैं ना गलतफहमी में हो। ईरान के जो आपने 3 परमाणु ठिकाने कहा था कि हमने फोड़ दिए, तोड़ दिए, फाड़ दिए, कुछ भी नहीं कर पाए आप सही से। और फोर्दो, नतांज और इस्फान को जैसा नुकसान का दावा किया जा रहा था वैसा हुआ ही नहीं। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आ रही हैं और भी खतरनाक। उस खतरनाक के पीछे के कारण क्या है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने एक बड़ा ही खतरनाक बयान दिया है, और वो भी कहते हैं ना परमाणु कहते हैं ना एटम बम या परमाणु युद्ध से जुड़ा हुआ उन्होंने एक तरीका का बयान दिया। और बयान में क्या बोला है? बयान में बोला है अब्बास अगारची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं कि भाई ये देखिए, हमारे आपने एक परमाणु वैज्ञानिक मारा और हमने उससे 100 हमारे परमाणु वैज्ञानिक तैयार हैं। वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर आपको लगता है कि ईरान का जो 40 साल पुराना एटमी प्रोग्राम है उसको आपने अगर तबाह कर लिया है तो आप ये भूल जाइए। और ये जो दमखम आ रहा है ना ईरान के पास, ये अपने बलबूते पे कम और रशिया के बलबूते पे ज़्यादा आ रहा है। रशिया ने भी इशारा किया है कि अब आप खुलकर बोलिए। सुप्रीम लीडर खामनेई जो कहते हैं ना लगभग 13-14 दिन तक कतई 13 जून के बाद से दिखाई नहीं दिए थे, उस काफ़ी दिनों के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। लेकिन आज उन्होंने कुछ ऐसा बोला है अमेरिका के लिए उसको इजराइल को मिला के कि भाई इजराइल जो है वो एक ऐसे जानवर है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है कि वो एक ऐसा उनका पालतू जानवर बन गया है अमेरिका का, जो पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ घूमता है। ये खामनेई की जो लैंग्वेज है वो इस तरीके की आमतौर पर होती नहीं भाषा की। वो खुद बोल रहे हैं कि देखिए इजराइल, हमने आपको आपकी औकात दिखा दी। हमने 17 जून से और 22 जून के बीच में जो आपके ऊपर हमले किए, जो हमारी मिसाइलें थी, बैलिस्टिक मिसाइलें और जो क्रूज़ मिसाइलें थी, उन्होंने आपको अच्छे से तबाह किया है। खासतौर से वो खैबर और एक ये सेजिल, ये 2 मिसाइलों के बारे में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। तीसरा बताया जा रहा है फत्ताह बोलते हैं वहाँ, हम लोग फतेह बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं फत्ताह। जो फत्ताह मिसाइल है उसने भी इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो ये जो मिसाइल का प्रोग्राम है ईरान का, वो अगर देखा जाए तो पुतिन की नज़रों में पास हो चुका है। वो मान गए भाई, ईरान जो बोल रहा था उसने वो करके दिखाया है। भले ही उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, उसके बहुत सारे वैज्ञानिक मारे गए हों। बताया जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आई थी, लगभग 60 कमांडर और वैज्ञानिक टोटल मारे गए हैं, हो सकता थोड़े ज़्यादा भी हों। उसमें से 1-2 जनरल जो थे वो बाद में जिंदा निकले, उनके बारे में गलत जानकारियां दी गई थी। लेकिन अभी की जो स्थिति वो जो है वो ऐसी हो गई है कि ईरान जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है, वो इजराइल के दबाव में नहीं आ रहा है। हालत ये हो गई कि जब भी वाशिंगटन में नेतन्याहू मीटिंग के लिए गए थे ट्रंप के साथ, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बोला कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम ईरान को रोक दें कि वो 480 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी की मिसाइल ही ना बना पाए। यानी कि आप समझिए, अगर कोई एक बड़ा देश का प्रधानमंत्री ये बोले कि फला देश को 480 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल नहीं बनानी चाहिए और नहीं बनाने देंगे, तो इसका मतलब सीधा है कि उसकी पावर साबित हो चुकी है। यानी कि उसकी मिसाइल पावर जो ईरान की है वो कहते हैं ना कमाल की है। और रिपोर्ट तो खुद ईरान जो है IDF ने, एक अभी IDF की रिपोर्ट आई थी, वो भी मैं आपको बता दूँ। ये कि जो युद्ध है ना, ये वर्ल्ड वॉर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 हथियार से निपट जाएगा। इसमें सब लोगों ने इतनी ज़्यादा तैयारी कर ली है, इतनी R&D हो चुकी है, इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतने वेपन्स तरह तरह के इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। इनके जो वॉर कहते हैं ना, एक जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो इतनी ज़्यादा भयानक हो चुकी हैं कि आसानी से हारने वाला कोई नहीं है। ईरान ने भी अपने आप को इस तरीके से अब इस्टेब्लिश कर लिया है कि इसको हराना लगभग असंभव है। इसलिए क्योंकि IDF की एक गुप्त रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बोला गया था कि 2028 तक
10,000 बैलिस्टिक मिसाइल अकेले ईरान बना लेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलें वो बना लेगा तो इजराइल का क्या हाल होगा, कैसे निपटेगा। अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी, जो अभी युद्ध हुआ था जून के महीने में, 13 जून से लेकर जो 23 या 24 जून तक चला था, उसमें 2,500 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास बताई जाती थी, जिसमें से दावा किया जाता है कि सिर्फ उसने 25% मिसाइलों का इस्तेमाल किया, या उसकी तबाह हुई या उसने हिट की। उसमें से भी सिर्फ 50 मिसाइलें ही इजराइल को जाके सही तरीके से चोट पहुंचा पाई। उसमें से भी मुश्किल से 8 या 6 मिसाइलें ही थीं जो इजराइल के कहते हैं ना एयर बेस पर या मिलिट्री एयर बेस पर टकराई थी जाके। तो उन 6 मिसाइलों से अगर उनके एयर बेस को इतना भयंकर नुकसान हुआ, तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 100-200 की भी संख्या में मिसाइलें आकर इजराइल में आके गिर गईं, और कहते हैं ना उसका अगर पेलोड बढ़ा दिया, उसका विस्फोटक का जो वजन है वो अगर बढ़ा दिया, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भयानक तबाही इजराइल के अंदर हो सकती है। अब जो युद्ध है वो बहुत बड़ा डर का है। डर इसका नहीं कि वो हारेगा जीतेगा, डर ये है कि हमारा वजूद मिटा दिया जाएगा। पुतिन को भी पता है कि यहाँ हार जीत की लड़ाई बची नहीं है। हार जीत तो तब होती है एक इलाके तक आपने सीमित किया, उसके बाद खत्म, सीज़फायर हुआ, खत्म। यहाँ अब रह ही नहीं गया। अब तो सीधा सीधा है कि या तो पुतिन रहेंगे या फिर नेटो के जो देश हैं आसपास के वो बचेंगे। फ्रांस भी, एम्यूल मैक्रों ने क्या बोला, एम्यूल मैक्रों बोला कि हम अपने पूरे यूरोप को एक ऐसी परमाणु छतरी के नीचे लाने का समझौता कर चुके हैं कि अगर किसी के ऊपर भी कोई बड़ा अटैक होगा तो हम उसको मिलकर करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस के परमाणु एटम बम्स को जोड़ भी दिया जाए तो वो 500 के पार भी नहीं पहुँच पाते सही से। ठीक है, यहाँ स्थिति बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तो अगर रशिया की सिर्फ आप कहते हैं ना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, उन्हीं की संख्या 1600 है। आपको बता दीजिए जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये ऐसे इलाकों पे मारे जाते हैं जो खासतौर से सैन्य ठिकाने हों। ये चुनी इनकी जो मारक क्षमता है या इनको जो डिज़ाइन किया गया है वो ऐसी चीज़ों के लिए किया गया है, जैसे बड़े बड़े जो ऑपरेशन इनके थिएटर्स बोले जाते हैं, जिसके अंदर गोला बारूद से लेके बड़ी बड़ी मिसाइलें, हर तरीके की रणनीतिक चीज़ें, बड़े बड़े जनरल्स, उनको मारने के लिए इस तरीके की जो मिसाइलें हैं वो यूज़ की जा सकती हैं ऐसा। और दूसरा जो है वो स्ट्रेटेजिक जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो करीब 2400 हैं। अगर उन्हीं दोनों उसी का अगर अटैक हो गया रशिया का, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1600 और 2400 इतने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 40-50 एटम बम में तो कोई भी देश साफ़ हो जाएगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2011 में रूस के एक जनरल ने बोला था कि हमारा जो डूम्स डे है वो याद रखिएगा, वो कभी भी अगर फटा तो सबसे तगड़ा जो चोट पहुंचाएंगे वो हम अमेरिका को पहुंचाएंगे। और उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि अगर रशिया चाहे तो 30 मिनट के अंदर अमेरिका को मिटा सकता है, मतलब उसको धुआं कर सकता है। इतना पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स हैं रशिया के पास। और ये बात बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल सच है कि जो लड़ाके होते हैं ना उनके लिए ये नहीं होता कि वो मान सम्मान से ज़्यादा, कब्जे से ज़्यादा उनके लिए मान सम्मान की लड़ाई बन गई है पुतिन के लिए यूक्रेन कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। वो जब चाहे इस खेल को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, लेकिन वो भी इसको हल्के हल्के खींच रहे हैं, हल्के हल्के। उनका सिर्फ एक मकसद है कि इस युद्ध को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि ये लोग घुटने पे आएँ। अब ये लड़ाई इस बात की नहीं रह गई कि तुमने मुझे इतनी मिसाइलों से मारा है या मैंने इतनी ज़मीन कब्जा कर ली। अब आ गई है कि देखते हैं कि लड़ता लंबा कौन है, लंबा लड़ाका कौन है। यहाँ लड़ाई हो गई है अब जिद्द की। ट्रंप चाह रहे थे कि मैं नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा और मैं इसको निपटा दूंगा, लेकिन ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप दूसरे धंधे पे चल रहे हैं। ट्रंप ने सोचा जब युद्ध रुकना ही नहीं है तो कम से कम कुछ फ़ायदा अमेरिका का हो जाए। तो उन्होंने अपना दुनिया भर का एक नया शगुफा खोल दिया कि भाई एक काम करते हैं, यूरोप के पास बहुत सारा वेपन भरा हुआ है, नेटो देशों के पास बहुत सारे वेपन्स हैं, अगर ये दोनों मिलकर जाके वहाँ पर ऐलान कर दें और वो यूक्रेन को दे दें तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि यूक्रेन को तत्काल बहुत बड़ी संख्या में वेपन्स मिल जाएंगे और वो एक लंबा युद्ध रूस के साथ कर लेगा। और जो यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे उसकी कमी जो यूरोप में और नेटो कंट्रीज़ में होगी, उनको जो सारी हथियार सप्लाई की जाएगी वो अमेरिका की तरफ से की जाएगी। यानी कि फ़ायदा किसका हो रहा है, धंधा किसका हो रहा है, धंधा हो रहा है ट्रंप का। ट्रंप जो है ना वो डैडी जो बने हुए हैं, वॉर के डैडी, वो डैडी है ही नहीं, वो डिजास्टर बने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। और अगर ऐसी स्थिति रही तो आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं ना, कि अगर आप किसी गिलास में किसी चीनी को घोलते घोलते इतना कर दो कि वो सख्त हो जाए, उसके बाद वो घुलेगी नहीं चीनी, उसके बाद वो कहते हैं ना एक गोला टाइप का बनकर रह जाएगा। अभी भी स्थिति यही है कि जितना ये सैचुरेशन है वो एक पीक पॉइंट पे पहुंचेगा और उसके बाद कोई ना कोई एक बड़ी गलती होगी, कोई ना कोई एक बड़ा ऐसा हमला हो जाएगा जिसमें देखते ही देखते ये परमाणु युद्ध है वो शुरू हो जाएगा। इसीलिए अब जो बातें आ रही हैं वो चाहे चीन हो चाहे ईरान हो, इन दोनों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि इतना मान के चलिए। चीन के विदेश मंत्री ने क्या बोला था, वांग यी ने नेटो की जो फॉरेन अफेयर्स की चीफ हैं,
काया कैलिस उनके सामने क्या बोला कि याद रखिएगा कि चीन किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता या ये नहीं देख सकता कि रूस इस जंग को हार जाए। यानी कि वांग यी ये कहना चाहते थे कि रशिया जो है वो आज की तारीख में अगर हारेगा तो अगला नंबर जो है वो चीन का होगा। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, उसमें कुछ भी उन्होंने छुपाया नहीं है। और ये बात उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे की है जो सब के सब रशिया और पुतिन के कट्टर दुश्मन है। खासतौर से ईयू के लोग तो कहते हैं ना, हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। आप ऐसे समझ लो कि रशिया को दबाने और मिटाने और कहते हैं ना हराने के लिए ये स्थिति हो गई है कि आज ब्राज़ील, इंडिया और क्या कहते हैं इसमें रशिया के जो 2-3 लोग हैं उनसे कि इनसे आप तेल मत लीजिए। चीन, ये 3 जो देश हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप ये चीन, ब्राज़ील और इंडिया किसी भी कीमत पर तेल ना लें रशिया से, ताकि उसको पैसा ही ना मिले गोला बारूद के लिए। अब स्थिति ये आ गई है कि भारत को भी गलत तरीके से घेरने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन भारत ऐसे किसी दबाव में नहीं आया है। हकीकत ये है कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट है जो 50 दिन का दिया है ट्रंप की तरफ से, ट्रंप ने बोला जा रहा है कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। और ये वहीं के सांसद बोल रहे हैं। कुछ अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में क्लियर कट बोला है कि सर आपने जो 50 दिन का वक्त दे दिया है कि 50 दिन बाद अगर तुमने ये नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, आपको क्या लगता है कि वो चुपचाप बैठेगा? 50 दिन में तो वो यूक्रेन को आधा नाप जाएंगे, आधे से ज़्यादा वैसे ही खत्म कर चुके हैं और जो थोड़ा बहुत बचा वो भी साफ कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब क्या है? ऐसी स्थिति में अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं पुतिन के सामने कि या तो वो युद्ध को एक बड़ा रूप देकर उसको ख़त्म कर दें, और या फिर ऐसी स्थिति में युद्ध को पहुंचा दें कि रिस के युद्ध हो नहीं, मतलब इतने मोर्चे खोल दिए जाएं कि हर देशों में कल को नेटो में फ्रैक्शन आ जाए। क्योंकि एक बात बता दें, अगर आज रशिया एकजुट होकर जीत जाता है उसमें 2 फायदे हैं और 2 नुकसान हैं। 2 फायदे ये हैं कि जो रशिया है वो अपने आप को सुपर पावर पहले ही से बना हुआ और मजबूत हो जाएगा। दूसरा उसको फायदा ये है कि उसका जो यूक्रेन का सपना था, जो अखंड रूस का सपना था, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया परचम आ जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा ये है कि अगर वो इस तरीके से हराएगा यूक्रेन को, तो जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो एकजुट और ज़्यादा हो जाएंगी, वो और ज़्यादा पैसा पंप करेंगी हथियारों के लिए। तो फाइनली क्या होगा, 8-10 साल के अंदर रशिया फिर वहीं पे पहुंच जाएगा जिस स्थिति में आज यहाँ है। इसीलिए पुतिन जो है वो युद्ध को इतना अपने तरीके से इस तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं कि कोई एक तो हमला करे, कोई एक नेटो देश आए और या कोई यूरोपियन कंट्रीज आए जो उस पर अटैक करे, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है कि जाके अटैक करेगा कौन और कैसे करेगा और क्यों करेगा। आपको कोई ना कोई बहाना दिखाना पड़ेगा ना, इंटरनेशनल कोरम में आपको जाके दिखाना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने रशिया पे इस वजह से बड़ा अटैक किया है। वो आप अभी ठोस तरीके से नहीं दिखा पा रहे हो, क्योंकि रशिया ने अभी एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें ये फ्रांस बोल दे कि हमारे लोगों को इस तरीके से मारा गया। जबकि रिपोर्ट्स हैं, फ्रांसीसी जो खुफिया एजेंसीज हैं और जो इसकी यूक्रेन की मीडिया है, उसका दावा है कि फ्रांस के कुछ जो कमांडर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। और आप एक चीज़ और देखिए, इसमें एक युद्ध और भी चल रहा है। युद्ध चल रहा है प्रोपोगेंडा। आपको बताएं, आज की जो लेटेस्ट खबर है कीव इंडिपेंडेंट, ये यूक्रेन की ही मीडिया है, उसने दावा क्या किया है कि 10,38,000 से ज़्यादा अब तक रशिया के सैनिक मारे जा चुके हैं। समझ रहे हैं आप संख्या को? 10,38,000 से ज़्यादा। कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि ये कैसे, कौन से हिसाब से बोल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा हमने इनके तोपखाने बर्बाद कर दिए। 20,000 तोपखाने में सब कुछ आता है, उसमें टैंक, वो ये तोप और उससे जुड़े हुए जो आपके रॉकेट सिस्टम होते हैं वो सब आते हैं। इस लेवल पे अगर नुकसान भी हो रहा है रशिया का, उसके बाद भी अगर वो कब्जा करता चला जा रहा है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि 1,62,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका जो रशिया है वो कब्जा कर चुका है यूक्रेन का। और पूर्वी यूक्रेन को तो उसने ऐसा, कहते हैं ना, ऐसा इलाका बना दिया है जहाँ पे हर 17 मिनट में, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 17 मिनट में 15 से 20 विस्फोट या धमाके किए जा रहे हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जेलेंस्की जहां एक तरफ रशिया की तबाही की इतने बड़ी बड़ी दावे करते हैं, वहीं जाके हेग में उन्होंने खुद बोला कि रशिया ने हमारे ऊपर शाहिद 136 जो ईरानी ड्रोन है उससे इतने ज़्यादा हमले किए हैं कि हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और ऐसा लगता है कि ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। जेलेंस्की का कहने का मतलब ये था कि जो तेहरान की जो ड्रोन है वही हम पे डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। और उन्होंने उसकी संख्या बताई कि 28,743 जो ईरानी ड्रोन है 136B वो हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमको उठाना पड़ा है। अब स्थिति ये आ गई है, कहते हैं ना, विकट स्थिति ये आ गई है कि भाई इस सारी चीज़ को निपटाया कैसे जाएगा। तो पुतिन ने इसका अब
कहते हैं ना हल्के हल्के अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपने प्रवक्ता को भेजा और कहा कि आप बोलिए। सर्गेई लावरोव पहले बोल चुके हैं कि हमारी डूम्सडे क्लॉक जो है वो टिक टिक कर रही है। जब डूम्सडे का आपको बता दें, इसको प्रलय घड़ी, यानी कि ऐसी घड़ी जब एक साथ एटम बॉम्ब फटेंगे, जिसको हम डेड हैंड बोलते हैं। बहुत हम लोगों ने खूब पढ़ा है कि डेड हैंड क्या है, कि अगर कोई भी व्यक्ति रशिया में मिसाइल चलाने के लिए नहीं बचेगा, बटन दबाने के लिए नहीं रहेगा, तो डूम्स डे जो है या जो उसका डेड हैंड है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। और जो जो उन्होंने टारगेट सेट कर रखे हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने इसकी प्रोग्रामिंग कर रखी है, अपने आप परमाणु मिसाइलें और बॉम्ब्स जो हैं वो लॉन्च होंगे और वो उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो दुनिया ऑलमोस्ट ये मान के चला जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं बचाने वाला एक दूसरे को। तो ऐसी स्थिति में अब जो ट्रंप ने जो 50 दिन की जो गुगली खेली है, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर माना जा रहा है ट्रंप की तरफ से, कि अगर आपको वास्तव में पुतिन से लड़ना ही है तो फिर आप वक्त क्यों दे रहे हो। अगर आप दुश्मन को बताओगे कि हमने आपको इतने दिन दे दिए, उसके बाद हम ये करेंगे, तो 50 दिन तक क्या करेगा। वो सारी चीज़ें करेगा जो अब तक वो कर रहा है और उससे बेहतर करेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगले जो कहते हैं ना 24 से 48 घंटे होंगे, वो इस खबर के बहुत बड़े कैनवस को रिवील करेंगे, आपके सामने लाएंगे। और आप देखिएगा ये जो सारा इस समय युद्ध चल रहा है, जो चाहे वो सीरिया में हो, चाहे गाज़ा में हो, चाहे हूतियों के ऊपर अटैक हो, इजराइल को उस मोर्चे पर लगा दिया है अमेरिका ने, नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ को रशिया के ऊपर लगा दिया है, ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे में उलझे रहें और एक दूसरे की मदद ना कर पाएँ। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर एटम बॉम्ब आएगा तो वहाँ पर कोई मोर्चाबंदी, कोई हथियार काम नहीं आता। वहाँ जो पहले धमाका करेगा वो जीतेगा। और निश्चित रूप से रशिया ललायत बैठा है या टारगेट सेट कर रखा है, उसको पता है कि जिस दिन सर से ऊपर पानी जाएगा 2 मिनट के अंदर सारा काम खत्म। 30 मिनट में दुनिया कहां से किधर चली जाएगी कुछ नहीं पता। अमेरिका इस खतरे को जानता है, इसलिए हो सकता है कि ट्रंप कल को पलट जाए। कोई बड़ी बात नहीं, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे।